हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। आपको लग रहा होगा ये यूपीएससी मेंस राइटिंग की क्लास में ये बात कहाँ से आ गई। हमने हमारी पूरी टीम ने अपने एक्सपीरियंस से पाया कि टू आंसर्स इन अ डे, राइट टू आंसर्स इन अ डे की फेल्यूर अवे। अगर दो आंसर डेली लिख रहे हो तो शायद ही तुम मेंस में फेल हो गए। किस्मत लिखा आए होगे, फेल होने की तो एक अलग बात है, बट पॉजिटिव क्या है कि आप डेली दो आंसर लिखिए और आपका मेंस क्लियर होके ही रहेगा। कई बच्चे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं कि आंसर लिखना क्यों जरूरी है, या मैं एक बारी पूरा पढ़ लूँ तब मैं आंसर लिखूंगा। कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास कि कैसे लिखें, समझ ही में नहीं आता क्या लिखें। तो इन सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप स्टार्ट करें। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस डे वन से स्टार्ट कर दें, और अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें। इंटरव्यू के लिए अलग चर्चा करी जाएगी क्या करना है। हम यहाँ खड़े हुए हैं, शायद हमने वो प्रैक्टिस नहीं करी होगी, बट धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। प्री पास करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस और मेंस पास करने के लिए आंसर राइटिंग। इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस राइटिंग कैसे करनी है। ये इसका एक छोटा सा इंट्रो वीडियो है। पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम हम लोग के एप्लीकेशन पे, डिटेल्ड वीडियो एप्लीकेशन पे, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आंसर राइटिंग जरूरी क्यों है। तो इसका एक आंसर मैं क्लियर क्लियर बता रहा हूं, अगर जो सपना देखा है उसको पूरा करना चाहते हो तो जरूरी है। इसमें कोई और आर्ग्यूमेंट देना मुझे नहीं समझ में आता है। मैं तरह तरह की मोटिवेशनल बातें नहीं कर पाऊंगा। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हो तो आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करो, आज ही से करो, अभी से करो। दूसरा, बच्चे पूछते हैं सर अभी पढ़ा नहीं है। बच्चों, लिख के ले लो, वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम पढ़ लोगे और आंसर लिखना शुरू कर दोगे। आंसर लिखना आप डे वन से स्टार्ट करें। बहुत तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आपकी 20-22 साल की औसत एज है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है 20-22 साल का है, या थोड़ा सा मान लीजिए कि आजकल बच्चे पहले से करने लगते हैं, 19-20 साल से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो आपने जो 20 साल की जिंदगी जी है ना, यही आपका थ्योरी है। इसके बेसिस पर आप कई आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारत में महिलाओं की स्थिति पर आप एक स्टेटस पर डिस्कस करिए, एक महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखिए। अब कहीं पढ़ना पड़ेगा क्या इसको? नहीं, ये आपको पता है। प्रॉब्लम्स क्या है न्यूक्लियर फैमिलीज के सामने, इसको क्या पढ़ना? आप सब न्यूक्लियर फैमिली में रोज देखते हो कि प्रॉब्लम क्या है, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको आपको लिखना सीखना होगा। फाइनली, इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग पीवाईक्यू के आंसर्स लिखने के साथ साथ जो पेपर 1, 2, 3, 4 है यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे, उसके आंसर्स लिखना सीखेंगे। ठीक बात है। और कुछ बेसिक बातें भी जरूर जान लेंगे शुरुआती दौर में, जैसे इंट्रो क्या होता है, कहाँ कहाँ किस क्वेश्चन में इंट्रो लिखना चाहिए, कहाँ कंक्लूजन लिखना चाहिए, कहाँ नहीं लिखना चाहिए। या आपने कई वर्ड देखे होंगे, इन्यूमरेट, हाईलाइट, क्रिटिकली एवेल्युएट, तो इन सब के मतलब क्या है, इसमें क्या आंसर आपको लिखना होगा। इस तरह की कुछ बातें हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। अलग अलग टाइप के बच्चे मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी मैंने लिस्ट किए हुए एक जगह में, धीरे धीरे इनके जवाब भी आपको देता रहूंगा। और अगर आपको भी आंसर राइटिंग के विषय में कुछ स्पेशल जानना है, अपनी कॉपी चेक करानी है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग का एक फ्री प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस, कैसे क्या होना चाहिए, इस पे हमारे कुछ वीडियोस हैं जो हम फ्री बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और उनके कुछ आंसर्स भी चेक करके देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले आंसर्स को किस तरह से देखा जाना चाहिए, या कोई भी एग्जामिनर जब आंसर चेक करता है तो क्या क्या चीजें देखता है। दिख रहा होगा आपको। एक अच्छे आंसर में दो चीजें होनी चाहिए, या जो सबसे पहली हमारी नजर पड़ती है वो किन दो चीजों पर पड़ती है? कंटेंट और प्रेजेंटेशन। ठीक बात है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंटेंट। यहाँ पे मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट से जरूर सहमत हो सकता हूँ कि कंटेंट की बातें तो आपको तब समझ में आने शुरू होगी जब आप थोड़ा पढ़ लोगे।
लेकिन जो प्रेजेंटेशन है ना बच्चों, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरा पेन खो गया है, मिल गया, थैंक यू। तो कंटेंट तो मान लिया आपको टाइम लगेगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन में कोई कंटेंट में भी टाइम आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो प्रेजेंटेशन पे। तो वो बच्चे जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी है, उस सबसे ज्यादा काम करना कहाँ स्टार्ट कर दो, अपनी राइटिंग पे। एक बात याद रखना, सुंदरता का जीवन में बहुत रोल है, ठीक है। प्री में सुंदर हो, मतलब सुंदरता का प्री में क्या रोल है, आप दिखने में अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो हो सकता है अगल बगल वाले आपकी कोई मदद कर दें। महिला हैं तब तो इस बात में कोई संकोच ही नहीं है कि बगल वाला आपकी मदद जरूर करेगा। पुरुष से अच्छे दिख रहे हैं तो हो सकता हो कि कोई और मदद कर दे आपकी। तो सुंदरता का प्री में महत्व। अब मेंस में तो, इंटरव्यू में तो बिल्कुल महत्व है भाई। कोई व्यक्ति सुंदर है, वो इंटरव्यू में जा रहा है तो डेफिनेटली उसको फायदा मिलेगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। एकदम ही डैमेज हो वो एक अलग विषय है। अब भगवान ने आपको सुंदर नहीं बनाया है, या आप सुंदर नहीं हो, थोड़ी सी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन आप ढंग के कपड़े पहनो, आपके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हो, आप अच्छी तरह से कंघी करे हो, सेविंग करी हो, या आप जैसे अच्छे लगते हो वैसे कर रहे हो कुछ, ठीक बात है, तो वो उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे समझिए, मैं आपको आगे बताऊंगा आगे आने वाली सीरीज में कि आंसर्स अच्छा कैसे दिखे, इसके लिए काम कर। तो जिसकी राइटिंग अच्छी है वो एज पर है। एज पर है का मतलब वो ज्यादा अच्छा आंसर्स लिखेगा, उसके आंसर पढ़े जाने की उम्मीद है। और जिसकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है वो बिल्कुल राइटिंग पर काम करना स्टार्ट कर दे। मेंस में आपकी सुंदरता राइटिंग के थ्रू एग्जामिनर तक पहुंच रही है, तो अच्छा लिखें। और अगर आपके फॉन्ट एकदम ही डैमेज है, उस पर काम करें। जब बच्चे ने बचपन में लिखना सीखा होगा, आपने बचपन में लिखना सीखा होगा, जब आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, तो आप ABC आप अपनी कमजोर उंगलियों से लिख रहे थे। उस समय आपकी उंगलियों में जान नहीं थी, तो भी आपने 6 महीने साल भर में लिखना सीख लिया, और वही अडॉप्ट होते होते आपकी राइटिंग बन गई। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत खराब है, आप उसको सुधारना चाहते हो, तो अभी से मान लो कि 6 महीने में आपको राइटिंग सुधारनी है। भाई कोई भी तैयारी साल 2 साल की कर रहा है, तो आप 6-7 महीने अपनी राइटिंग पे 2-2 घंटे डेली देते हैं, आपकी राइटिंग एकदम चेंज हो जाएगी। मैंने अपने एकेडमिक कैरियर में बहुत बच्चों की राइटिंग बदलते हुए देखी है। तो सुंदरता के महत्व के साथ मेंस में क्या है, राइटिंग। और अगर नहीं सुधर रही है, बहुत कोशिश करने के बाद नहीं सुधर रही है, तो पैरेलल में प्रेजेंटेशन। अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। अच्छे कपड़े का मतलब है साफ सुथरे पहनना स्टार्ट कर दो, सही दिखने लगोगे ना, ठीक बात है। तो अच्छी तरह से लिखना शुरू कर दो, अंडरलाइन करना है, हेडिंग बनाना, मार्कर यूज करना। अब ये क्या क्या यूज करना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में ये जो बातें मैं सुंदरता पे कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज लेने की जरूरत किसी को नहीं है। इसे भावपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे समझ लो यार कि प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता आया है, ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे, प्रेजेंटेशन देखोगे, कंटेंट देखोगे। तो सबसे पहले हम किसी को पसंद करते हैं तो हम सबसे पहले सुंदरता देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, सुंदरता। अब जब सुंदरता होती है तब कंटेंट की बात आती है कि अंदर दिल कैसा है ना, ठीक बात है। बहुत वर्ले लोग हैं जो पहले कंटेंट देख रहे हैं फिर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले किस पे काम करना शुरू करना है हमें, राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे, फिर कंटेंट पे, ठीक है। तो अब राइटिंग प्रेजेंटेशन के लिए तो पढ़ाई जरूरी नहीं है ना, कि आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तब राइटिंग सुधारेंगे, नहीं, अभी से स्टार्ट करें। तो डे 1 से वो बच्चे जो भी मेंस लिखना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, वो किस पे काम करें, राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन में लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, वर्ड लिमिट, ये सब चीजें शामिल है, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी रखें। थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये एक पूरी सीरीज है। आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है कि कोई टीचर आए आपको आधे घंटे में समझा दे, आप पूरा समझ गए और आप बदल लेंगे। इसके एक एक कमी को रोज आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे, रोज उसको अपडेट करेंगे तो चेंज होगा। जैसे कुछ और एग्जांपल देंगे, जैसे पहला देखिए, कंटेंट में, इसमें आप समझ में आ गया। प्रेजेंटेशन में कुछ बातें और हैं कि पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट्स में लिखें। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं यार, हर क्वेश्चन की डिमांड होती है। अभी मैंने कहा कि आपको एक लिस्ट लिखनी है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है, ऐसे लिस्ट लिखिए। तो जाहिर सी बात है आप उसको पॉइंट्स में लिखें, ज्यादा बेनिफिट है।
मैं कोई कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि एनालाइज करो कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज ना लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा पैराग्राफ में लिखें। तो पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है, ये डिपेंड करता है प्रश्न पर। इस विषय पर भी आगे चर्चा करते रहेंगे हम लोग। आप जब पीवाईक्यू में सॉल्व कराऊंगा तो आप इसको समझ जाएंगे कि कहाँ पे हमें पॉइंट में लिखना चाहिए था और कहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था। दूसरा देखिए, थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से। क्या जो कॉपी में स्पेस दिया रहता है, आपको पता है ना क्यूसीए आती है, क्यूसीए क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इसमें जो स्पेस होता है वो कवर करना जरूरी है। तो जाहिर से पता है पूरा कवर रखोगे तो अच्छा लगेगा। एक जगह आधा पन्ना भरा हुआ है, एक जगह पूरा पन्ना भरा हुआ है, एक जगह आपने क्वेश्चन के ऊपर ही लिख डाला है, तो ये सब तो गलत तरीका है, ये प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन का ही गड़बड़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक जैसा रखें। जैसे आपका 150 शब्द या 200 शब्द जहां खत्म हो रहा है तो हर आंसर में लगभग वहीं पे खत्म हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो ये प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आपने देखा होगा बाजार में कॉपी मिलती है जिसपे ऐसे छपा होता है ना, दोनों तरफ स्पेस छूटा हुआ और यहाँ पे यूपीएससी लिखा हुआ है, आपको इतने बीच में लिखना होता है। तो ऐसी कॉपीज खरीद लें, आसानी से मिल जाती है, हर बुक स्टॉल पे मिल जाती है, या इंटरनेट पे हजारों कॉपीज हैं, आप किसी को भी डाउनलोड करके वैसे प्रिंट करा के लिख सकते हैं। इस वाले का भी आंसर धीरे धीरे समझ में आएगा कितना लिखना है। जब आप इसमें लिखना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, जब हम कंटेंट और वर्ड लिमिट को कंपेयर कर रहे होंगे तो हम पाएंगे कि कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द लेंथ ऑफ आंसर। बट अगेन मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड लिमिट के इंपॉर्टेंस हैं। अगर 200 शब्द है तो हम ±10% में लिखना की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, यानी 180 से लेकर 210 शब्दों के बीच में हम अपना उत्तर दें। आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा लिखने पर भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, और जब आप लिखना सीख चुके होंगे तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि उस आंसर को उतने वर्ड लिमिट में हम सबसे अच्छा लिख सकते थे। एंड द लास्ट, क्या अंडरलाइन की जरूरत है कि नहीं? तो ये राइटिंग टू राइटिंग डिपेंड करता है, ठीक बात है। अगर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो शायद नहीं, और अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ फॉन्ट लिखते हैं, कुछ गलत तरीके से लिखते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, तो अंडरलाइन की बहुत जरूरत है आपको। इसके अलावा भी अगर अंडरलाइन करते हैं तो इसके फायदे मिलेंगे। अंडरलाइन क्या करना है, कैसे करना है, ये भी डिस्कशन का पार्ट है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत डिटेल्ड सीरीज है, ये एक दिन में या 15 मिनट में खत्म नहीं हो सकती है, इसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा आपको समझने के लिए। कंटेंट की बात करते हैं। इज योर आंसर एड्रेसिंग द क्वेश्चन? ये मैंने जितने भी आंसर चेक किए शुरुआती दौर में, बच्चे ने कसम खा रखी होती पूछोगे तुम कुछ भी लिखेंगे वो जो हमें आता है। तो भैया ये ग्रेजुएशन के लेवल पर तो वैलिड था, जब हम बीए कर रहे थे या कोई और एग्जाम दे रहे थे, कि हमें जो आता है वो हम लिख देंगे मिलता जुलता और हमें नंबर दे दो। बट यूपीएससी बिल्कुल नहीं मानता इस चीज को। यूपीएससी कहता है जो हम पूछ रहे हैं वो हमको बताओ। अब आपकी समझ इतनी विकसित होनी चाहिए कि आप ये समझ पाए प्रश्न देखकर कि क्या पूछा जा रहा है। इस पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। एक प्रश्न के कितने पार्ट हैं, कितने सब पार्ट हैं, क्या सबको बराबर आंसर दिया जाना चाहिए, कुछ कम ज्यादा चल सकता है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल समझो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं चलो डिस्कस करते हैं, चलो स्टार्ट करो डिस्कस करते हैं। अरे स्टार्ट करो। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पागल हो गया क्या ये, क्या स्टार्ट करें, क्या डिस्कस करना है? तो इंट्रो, मैं बताऊं कि ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, और हमारा डिस्कशन आधे घंटे तक चला। अब कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा कि कंक्लूजन होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल रियल में देखिए, अगर हम कुछ चर्चा कर रहे हो तो किस चीज की चर्चा कर रहे हो ये सभी सदस्यों को, सभी लोगों को पहले से पता हो, और क्या कंक्लूजन निकला ये भी सबको पता हो। इस प्रश्न में इंट्रो और कंक्लूजन की जरूरत है। तो धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे किस तरह के प्रश्नों में इंट्रो चाहिए, किस तरह के प्रश्नों में कंक्लूजन चाहिए, और हमें कितना इसका आंसर चाहिए, किस तरह से इसका आंसर चाहिए। आगे मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई कि किस पर्टिकुलर टाइप के प्रश्नों के उत्तर किस तरह से होने चाहिए। इसको आगे आने वाली सीरीज में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। एक जनरल से शब्द मुझे, जनरल सा कॉन्सेप्ट बच्चे पूछते हैं, इंट्रो का मतलब क्या, कितने शब्द में इंट्रो लिखा जाना चाहिए, कितने शब्द में कंक्लूजन लिखा जाना चाहिए। तो एक जनरल रूल समझिए, ये मेरे टीचर ने मुझे बताया हुआ था। अगर 200 वर्ड का आंसर है, ठीक है,
तो 20% कंक्लूजन, सॉरी इंट्रोडक्शन, 20% कंक्लूजन और 60% मेन बॉडी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साफ लिख के दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो यार, हम ये सब नया सीखे हैं ना, तो थोड़ा समस्या है मेरे लिए। देखिए ध्यान से, अगर 200 वर्ड का आंसर है, कितने का, 200 वर्ड का, तो 20% क्या होगा, इंट्रो का पार्ट, यानी 40 शब्द। अब कसम नहीं खा लिया है कि केवल 40 ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इतना ही कंक्लूजन होना चाहिए। कई मामलों में मैं टीचर के तौर पे बता रहा हूं कि अगर बहुत अच्छा नहीं है मेरा मन, तो मैं पूरा आंसर पढ़ने से बचता हूं। शायद ही कोई प्लेटफॉर्म पर ये सच्चाई बोले, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं वो सब इस बात को भली भांति जानते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ऊपर अनेक अनेक प्रकार के दबाव बढ़ते हैं। और ये मैं अपने रेफरेंस में भी कह रहा हूँ, कॉलेज प्रोफेसर्स के मेरे कई फ्रेंड्स प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो यार कोई किसी की कॉपी पढ़ने से बचता है। अब मजबूरी है कि हमें सही चेक करना है, तो मैं क्या, इंट्रो, कंक्लूजन और कुछ प्रश्नों के बाद व्यक्ति के नॉलेज की डेप्थ का आइडिया लग जाता है। तो इंट्रो और कंक्लूजन तो बहुत इसेंशियल पार्ट है। अब कहाँ लिखना है ये सब चर्चा करेंगे हम धीरे धीरे। तो मैंने बताया 200 वर्ड में 20% क्या होना चाहिए, इंट्रो, 20% कंक्लूजन और 60% मेन बॉडी, यानी 40 शब्द इंट्रो के, 40 शब्द कंक्लूजन के और 120 शब्द मेन बॉडी के। अब शब्द का मतलब क्या है या वर्ड का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मली ऐसा समझा जाए कि अगर कोई चीज 3 लेटर से मिलकर बनी है तो उसे आप शब्द मान लें, ठीक है। और अगर 2 से मिलकर बनी है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आई काउंटिंग में शब्द नहीं है, इज शब्द नहीं है, आर शब्द है, एम शब्द नहीं है, यू शब्द है। तो बड़ा रीजनेबल नियम नहीं है, बट ठीक है, जैसे सब मानते हैं हमने भी मान लिया। तो 2 या 2 से अधिक लेटर से मिलकर कोई वर्ड बन रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। अब इसके नियम क्या है, एक लाइन में 5 से 6 शब्द आते हैं और एक पन्ने में लगभग 20 से 22 लाइनें आती हैं। ये राइटिंग पे डिपेंड करता है, कोई बड़ा फॉन्ट लिखता है, कोई छोटा लिखता है। तो 18 से 20-22 लाइनें मान लीजिए। एक बारी किसी ने गिन लिया या आप खुद ही गिन लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना लिख रहे हैं। इंट्रो का मतलब क्या, इंट्रो का मतलब क्वेश्चन का इंट्रो, आगे डिस्कस करेंगे। एक तरीका समझिए, आप प्रश्न छुपा लीजिए, इंट्रो पढ़िए। अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि क्या पूछा गया है तो आप समझ जाइएगा आपने इंट्रो सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंट्रो का मतलब क्या, क्वेश्चन का इंट्रो। कंक्लूजन का मतलब क्या, मेन बॉडी का कंक्लूजन। मैंने देखा है कई लोगों के आंसर में मैंने पढ़ा इंट्रो का मतलब टॉपिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने पूछा कि रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो पूरा इंट्रो में ग्लोबल वार्मिंग पे निबंध लिख डाला है। बिल्कुल गलत तरीका है। इंट्रो का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वो क्या पूछा गया है, उसी का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है कि आप क्या लिखने वाले हो, ठीक है। और कंक्लूजन में जो आपने मेन बॉडी में लिखा उसी को, जबरदस्ती हर जगह ओपिनियन नहीं दे देना है। कहीं क्रिटिकली एनालाइज लिखा है तो उसका एक पर्टिकुलर मतलब है, एक डिमांड है क्वेश्चन की, वो हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे। क्लियर। इसके बाद एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इस तरह से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। पहला क्वेश्चन है इन्यूमरेट। आप देखेंगे जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व वगैरह कर रहे होंगे तो आप इस शब्द को जरूर देखेंगे, यूपीएससी के पीवाईक्यू। आंसर प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना हो सकता है। एक बार मैं बहुत पुरानी बात बताता हूँ। मैं बहुत पहले तैयारी कर रहा था, पाषाण काल में। हो ही गया पाषाण काल। तो दिल्ली में एक किताब की दुकान पे हम लोग अक्सर चाय पीने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, वहाँ बैठते थे और उसके बाद चाय वाय पीने के बाद एक दूसरे को जांचने के बाद हम पहुँचते थे किसी किताब की दुकान पे, क्या नया आया है क्या पुराना। उन दिनों यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला था। हम लोग खड़े ही थे दुकान पे। मेरा अटैम्प्ट नहीं था, मैंने प्लान किया था मैं छोड़ कर दूंगा, कुछ बच्चे दे रहे थे, मेरे साथ के कुछ लोग दे रहे थे।
एक लड़की आती है और वो कहती है दुकान वाले से, भैया कोई ऐसी किताब दे दो जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। हम 3-4 लोग थे, आपस में हंस रहे थे कि यार देखो, यहाँ 4 साल हो रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है लोगों का, और ये एक दिन में प्रीलिम्स क्लियर कराने हैं। खैर किताब वाले भाई साहब ने, मुझे नाम नहीं याद है दुकान का, थोड़े सीनियर भी रहे थे वो, हो सकता हो कि प्रीवियस एस्पिरेंट रहे हो, उन्होंने PYQ दे दिया यूपीएससी का 10-12 साल वाला। हम लोग बड़े हंसे यार, PYQ एक दिन में पढ़ के निकाल लेंगे। बट बाद में मुझे समझ में आया ना कि सबसे अच्छा अनुभव उन्हीं का था। 4 साल बाद, और 4 साल लगे बात समझने में। तो आप चाहे आज समझ लो चाहे 4 साल बाद समझ लेना कि अगर प्रैक्टिस करनी है आंसर्स की, MCQ की, तो केवल और केवल कहाँ से स्टार्ट करो, PYQ से। आजकल कुछ चलन में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो तरह तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस देती हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, बस मैं जानता हूँ वो ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर हैं कहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका है क्या, स्टडी करना, क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस करना, PYQ की। तो जब आप PYQ देख रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे है इन्यूमरेट करके कोई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लिस्ट लिखनी है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने ऐसे टैक्सेस हैं, कितने ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो GST में सबसम्ड किए गए हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पे आपको बताना है ना, 1 नंबर ये वाला टैक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक बात है। तो इस तरह के शब्दों के स्पेशल महत्व हैं। हम हर एक क्लास में इस तरह के शब्दों वाले क्वेश्चंस ढूंढेंगे, और शुरुआत की क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन ढूंढेंगे जिनको आपको तैयार करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप अपने 20-25 सालों की जिंदगी में पढ़ रहे हैं, जो आप पीछे देखते चले आ रहे हैं। यकीन मानिए ये जो हमारा दिमाग है बहुत सारे आंसर अपने आप परसीव कर रहा है, और है इसके अंदर आंसर्स, उसे लिखने का तरीका। ठीक है। तो इसी तरह से हम बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, हाईलाइट। कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे हाईलाइट वाले पॉइंट्स पूछेंगे, इन पे बात करेंगे। इसी तरह से मैंने बहुत सारे लिखे जितने भी आते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या है, डिस्कस का मतलब क्या है, एक्सप्लेन का मतलब क्या है, जस्टिफाई का मतलब क्या है, हर एक वीडियो में एक उठाया जाएगा, उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप उसको लिखें, मुझे भेजें, मैं चेक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हाँ, इंट्रो और कंक्लूजन जरूर चेक कर लूंगा। खैर, शुरुआत में कुछ एक आंसर हर कैंडिडेट का चेक करेंगे। आप यकीन माने कि बहुत सारी कॉपीज हो जाती है मेरे पास चेक करने के लिए। और जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, मैं एक प्लेटफॉर्म पे और पढ़ाता हूँ, वहाँ मैं केवल मेंस की कॉपीज चेक करता था कुछ दिनों पहले तक, तो बहुत कॉपीज हो जाती है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जिस हद तक मैं मेंस राइटिंग सुधरवा सकता हूँ मैं वो करूँगा। राइट। तो चलिए, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, कमेंट, एग्जामिन, इल्यूसिडेट, तो ये कई टाइप के वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे हमारे। क्लियर है। तो फाइनली आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग का रोल क्या है, ये एक दिन का विषय नहीं है, इसे सीखने में आपको बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है। आपके कोई प्रश्न हो तो समझे। जाते जाते एक बात जरूर बता देता हूं आपको, मैंने कई लोगों को देखा बताते हुए। हम लोग यूज करते थे, उदाहरण के तौर पर ये पेन है, जिस भी पेन से आप लिखते हो, पहले तो कई तरह के पेन खरीद लें अगर आप शुरुआती दौर में हैं, और जब कई तरह के पेन खरीद लेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस पर्टिकुलर पेन से आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी बन रही है। ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस पेन से लिखता हूँ, और जब ये आधा खत्म हो जाए, यहाँ तक खत्म हो जाए, तो संभाल के रखना शुरू करो। आप इस साल मेंस देना चाहते हो तो हम लोग क्या एक नियम यूज करते थे कि भाई जिसने संभाल के रखना शुरू कर दिया, या 50 पेन संभाल के रख लिए, वो इस साल मेंस देगा। अभी उठा लूंगा, वो इस साल मेंस देगा। ठीक है। क्यों भैया, 50 पेन आधे आधे लिख दिया, नहीं लिखा होगा, तो आंसर लिखना स्टार्ट करो, मेंस तक पहुंच जाओगे। याद रखिए, बिना फैक्ट के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं होते हैं। ठीक है। और बिना कॉन्सेप्ट के फैक्ट बिल्ड नहीं होते हैं। तो डे 1 से आपको MCQ करना स्टार्ट करना होगा, डे 1 से आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करना होगा। किसी और तरह की भी कोई क्वेरी हो आपको, तो आप हम लोग के चैनल पे आके उसको पूछ सकते हैं।